अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने सिद्धा रंगनी से पूछा कि उसने भगवा को कहाँ भेजा है। सिद्धा ने कहा, रघु, हम अपने दुश्मन के शहर के करीब पहुँच गए हैं। आगे हमें लारी में सफ़र करना होगा। घोड़े यहाँ काम नहीं देते और फिर हमें भेष भी तो बदलना होगा। मेरे लिए तो यहाँ पुलिस ने नकदी नाम का ऐलान कर रखा है। मैं चुप हो गया। भेष बदलने में मेरा भी फ़ायदा था। मैंने यही सोचा कि बड़ौदा से सिद्धा रंगनी के साथ नहीं जाऊंगा और उसके दुश्मन से इंतकाम लेने के बाद सिद्धा को चुपके से छोड़कर बड़ौदा से अहमदाबाद की तरफ निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद भगवा डाकू वापस आ गया। उसने सिद्धा रंगनी से कहा, नागन माता, पुजारी देश पांडे जी आपके स्वागत के लिए बेताब हैं। सिद्धा रंगनी ने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, रघु, तुम पुजारी देश पांडे से मिलकर खुश हो गए। वो हमारा पुराना साथी है। हम भगवा डाकू के साथ गांव की तरफ चल पड़े। पुजारी देश पांडे एक तोंदिल मेहनत था जो एक विष्णु मंदिर का पुजारी था। मंदिर के पीछे कुछ कोठरियाँ खाली पड़ी थीं। पुजारी सिद्धा के आगे बिछा जा रहा था। सिद्धा ने भगवा को इशारा किया। भगवा ने थैली में से कुछ रुपए निकाल कर पुजारी को दिए। पुजारी की बाछें खिल गईं। कोठरियों में चार पहियाँ बिछा दी गईं। हमारे लिए पुजारी पूरी और मिठाई ले आया। मुँह हाथ धोकर हमने भोजन किया। मैं और सिद्धा एक कोठड़ी में थे। एक रात यहाँ आराम से काटी। अगले रोज पुजारी देश पांडे सिद्धा रंगनी के इशारे पर हमारे लिए कुछ पुराने मगर धुले धुलाई कपड़े लाया। वो आम देहातियों के कपड़े थे। सिद्धा रंगनी के लिए छापेदार निसवारी और सुर्ख रंग की साड़ी थी जो सौराष्ट्र की देहाती औरतें पहना करती हैं। हमारे लिए कुर्ते, धोतियाँ और पगड़ियाँ थीं। हमने कोठड़ी में ही नाश्ता किया और देहाती भेष बदल कर पैदल ही बड़ौदा जाने वाली पक्की सड़क की तरफ चल दिया। सिद्धा ने एक भरा हुआ छोटा पिस्तौल अपने कपड़ों में छुपा लिया था जो उसने अपने डाके के दौरान एक पटेल के घर से लूटा था। भगवा और दूसरे डाकुओं ने कांधों पर छोटी छोटी पोटलियां लटका रखी थीं। मैं और सिद्धा मियाँ बीवी की हंसिया से आगे आगे चल रहे थे। सिद्धा ने हमें 60-60 रुपये तकसीम कर दिए थे ताकि ज़रूरत के वक्त हमारे काम आ सकें। सड़क से हमने लारी पकड़ी और बड़ौदा शहर पहुंच गए। सिद्धा के चेहरे पर नफरत की लकीरें उभर रहीं। शहर की ऊंची इमारतों और कुशादा सड़कों पर भागती ट्रैफिक को देखकर वो आहिस्ता से बोली, रघु, इस शहर में मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है। मैं एक एक से गिन गिन कर बदला लूँगी। प्रोग्राम के मुताबिक हमने बड़ौदा रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास मुसाफिर खाने में एक कुली को रिश्वत देकर डेरा जमा लिया। हमने उसे बताया कि हम शहर की सैर को आए हैं। होटल में ठहरने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। सिद्धा रंगनी ने सारा प्रोग्राम पहले ही तय कर रखा था। उसे अपने दुश्मन जेलर काटीकर की कोठड़ी का पता मालूम था जो जेल के पिछवाड़े के एक खूबसूरत बगीचे में वाक़ थी। सिद्धा ने भगवा डाकू को शहर की तरफ रवाना किया कि वो जाकर यह मालूम करे कि जेलर काटीकर इसी शहर में है या कहीं बाहर गया हुआ है। 1 घंटे बाद भगवा ने आकर सिद्धा रंगनी को खुशखबरी दी कि उसका दुश्मन अपने दफ्तर में ही मौजूद है। सिद्धा रंगनी की आंखों में सुर्ख चमक भड़क उठी। रघु, वो फौंकारी, आज रात मैं अपने दुश्मन को नर्क में पहुंचा दूंगी। तुम मेरे साथ रहना। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब मेरा इरादा उसके साथ इस कोने मुहिम पर जाने का नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था। यही सोचा कि गोली नहीं चलाऊंगा, सीधा अपना बदला ले ले। मैं रात के इस मार्के के बाद मुँह अंधेरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद की तरफ रवाना हो जाऊंगा। रात को मुसाफिर खाने में काफ़ी रौनक थी। वक्त का पता ही ना चला। रात के 11 बज गए मगर रेलवे स्टेशन पर वही गहमा गहमी थी। बहुत बड़े शहर का रेलवे स्टेशन था। जब स्टेशन की घड़ी ने रात का 1 बजाया तो सिद्धा रंगनी ने आँख से इशारा किया। वो उठी और मुसाफिर खाने के बड़े गेट की तरफ चल दिया। मैं उसके पीछे पीछे था। भगवा डाकू भी थोड़ा फासला देकर हमारे पीछे पीछे आ गया। शहर के बाजार सुनसान थे। हमने एक रिक्शा लिया और उसे बड़ौदा की सेंट्रल जेल से एक चौक पहले छोड़ दिया। सिद्धा रंगनी इस वक्त एक खूंखार डाकू लग रही थी। हम फुटपाथ पर एक दरख्त के नीचे अंधेरे में आकर छुप गया। सिद्धा रंगनी ने सुनसान सड़क का जायजा लिया और सरगोशी में बोली, जेल की कोठी के बाहर पहरा लगा रहता है। रघु, तुम उसे काबू कर लोगे। ये एक चैलेंज था जिसे मुझे कबूल करना ही पड़ा। वो हमें लेकर दरख्तों के अंधेरे में आगे बढ़ी। सड़क के पार उसने इशारे से हमें जेलर की कोठी दिखाई। वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। हमने भागकर सड़क पार किया। हम जेलर की कोठी के बगीचे वाली छोटी सी सड़क के पास आ गए थे। मैंने देखा कि कोठी के गेट की जानिब एक पहरेदार स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था।
सिद्धा ने मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी किया। इसे बैठा रहने दो, हम पीछे से जाएंगे। वो राक्षस जहाँ सोता है मुझे मालूम है, मेरे साथ हो। सिद्धा ने अपने जहरीले सांप को हथेली में पकड़ रखा था। वो क्या करने वाली थी मुझे मालूम था। एक जगह से हमने दीवार फांदी और बगीचे की झाड़ियों में झुककर आगे बढ़ने लगे। बगीचे के कम में खिड़की में से बहुत ही धीमी रोशनी आ रही थी। खिड़की का एक पट ताज़ा हवा के लिए खुला रखा गया था। बगीचे में घुप अंधेरा था। सिर्फ खिड़की के पास नीचे घास पर जर्दी रोशनी का गुब्बार पड़ रहा था। सिद्धा ने आहिस्ता से कहा, यह वो कमरा है। हम खिड़की के नीचे आकर बैठ गए। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर खिड़की के खुले पट में से अंदर देखा। खिड़की पर लोहे की सलाखें लगी थीं। अंदर दीवार के साथ जीरो का बल्ब जल रहा था। एक बड़ा सा पलंग बिछा था जिस पर कोई आदमी सो रहा था। चादर उसके जिस्म से फैलकर आधी नीचे लटक रही थी। अब सीधा सर उठे उसे तकने लगी। मेरे कान में उसकी गुस्सैली फुंकार सुनाई दी। रघु यही है। यह बड़ौदा जेल का जेलर था। उसके पलंग के सरहाने के पास चपाई पर टेलीफोन रखा था। सिद्धा ने अपने सांप को आहिस्ता से चूमा। वह उसे सलाखों में से अंदर डालने ही वाली थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी जोर से बजी। जेलर जाग गया। सिद्धा ने सांप को सलाखों में से अंदर फेंक दिया। ऐसा करने से उसका हाथ खिड़की के पेड़ से टकराया और आवाज़ पैदा हुई। जेलर हेलो हेलो कह रहा था और आवाज़ सुनकर बोला, कौन है? फिर वो सांप सांप पुकारता पलंग से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। सिद्धा ने तमिल जबान में उसे भयानक गाली दिया और पिस्तौल से यक के बाद दीगरे 3 फायर कर दिया। फायर के धमाकों ने चौकीदार को खबरदार कर दिया। वो कोठी की तरफ भागा। 2 गोलियां जेलर को लग चुकी थीं और वह पेड़ पर हाथ रखे फर्श पर झुकता चला जा रहा था। मैंने सिद्धा का बाजू पकड़कर खींचा। भागो सिद्धा। मगर सिद्धा पर भूत सवार था। उसने एक और फायर कर दिया। हम बगीचे की दीवार की तरफ दौड़े। सिद्धा रंगनी छलांग लगाकर दीवार कूद गई। मैंने छलांग लगाई तो फुटपाथ पर कुछ ऐसे जाविये से गिरा कि मेरे टखने में मोच आ गई। उठकर भागा, फिर गिर पड़ा। टखने में दर्द की ठेसें उठ रही थीं। सिद्धा रंगनी सड़क पार करके अंधेरे में भगवा डाकू की तरफ चली गई थी। मैं लंगड़ा कर सड़क पार कर रहा था कि अचानक मुझ पर 2 जानब से टॉर्च की रोशनी पड़ी और फिर धड़ धड़ करते जेल के 4 पहरेदार मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने एक हवाई फायर भी किया। उनके पास बंदूकें थीं। मैं उनके हाथों बेबस हो चुका था। हर तरफ शोर मच गया। बंगले की सारी बत्तियां जल उठीं। वो पहरेदार थे या जेल के सिपाही, मुझे कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने मुझे काबू कर लिया। जिस तरफ सीधा रंगनी भागी थी उस तरफ से पिस्तौल का एक फायर आया। शायद सीधा ने मुझे छुड़ाने के लिए किया था, लेकिन मैं दुश्मनों के चुंगल में पूरी तरह फंस चुका था। एक आदमी ने सड़क के पार बंदूक का फायर झोंक दिया। वह मुझे घसीटते हुए कोठी के अंदर ले गया। इसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ जो सलूक किया, इसका मैं कभी ख्वाब में भी तस्वर नहीं कर सकता था। मैं मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि जेलर शदीद ज़ख्मी हुआ था। मैं पहले ही मशकूक, मफरूर और पुलिस और फौज को मतलूब था। रात को तो मुझे जेल की एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया। सुबह हुई तो मुझे शनाख्त कर लिया गया। फ़ौरन टेलीफोन खड़काई गया। 15 मिनट के अंदर अंदर एक संगलाख चेहरे वाला मरहट्टा फौजी अफसर वहां पहुंच गया। मेरा सारा रिकॉर्ड उसके पास मौजूद था। उसने वहीं खड़े खड़े मेरे बारे में 2 टोक फैसला कर लिया था। उसने हुक्म दिया कि मैं उसके साथ जाऊंगा। वह मुझे बंद जीप में बिठाकर बड़ौदा के फौजी एयरपोर्ट पर ले गया। यहाँ एक 6 सीटर हरे रंग का फौजी हवाई जहाज़ रनवे के एक जानब खड़ा था। मुझे उठाकर जहाज़ में डाल दिया गया। मेरे टखने में अभी तक दर्द हो रहा था और मैं पाँव सीधा नहीं कर सकता था। मैं यही समझा कि ये लोग मुझे अहमदाबाद के फौजी हेडक्वार्टर ले जा रहे हैं। मरहट्टा फौजी अफसर पिस्तौल हाथ में लिए मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गया। कॉकपिट में 2 फौजी पहले से विराजमान थे। जहाज़ के इंजन स्टार्ट हुए, पंखे गर्दिश करने लगे। जहाज़ ने रनवे पर रेंगना शुरू कर दिया। फिर उसने स्पीड पकड़ ली और उड़ान भर गया। मैं जहाज़ की खिड़की वाली सीट पर सर झुकाए बैठा था। मरहट्टा फौजी अफसर मेरे साथ वाली सीट पर इस तरह बैठा था कि उसका रुख मेरी जानिब था और पिस्तौल की नाली मेरा बाजू छू रही थी। मैंने उसे कहा, यहाँ से मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? आप पिस्तौल नीचे कर लें। यह जुमला मैंने मरहट्टी ज़बान में कहा था। वो मुस्कराया, मुझ पर एक कहर भरी निगाह डालकर बोला, अब तुम्हें फरार होने की हाजत बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं उसका मतलब ना समझ सका। जहाज़ ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर आ गया था और शहर के ऊपर से होता हुआ शुमाल मगरब की तरफ चला जा रहा था। फिर उसने सीट के नीचे से नैलून की एक रस्सी निकाली
और मुझे सीट के साथ बांध दिया। मैं खामोश रहा और कर भी क्या सकता था। कभी सिद्धा का ख्याल आता, कभी अपनी हमाकत पर अफसोस करता कि मैं क्यों सिद्धारंगनी के साथ इस आमकाना मुहिम पर चलाया। बेहतर था कि उसे छोड़कर अहमदाबाद की तरफ फरार हो जाता, मगर किस्मत में जो लिखा हो वो तो होकर रहता है। इंडियन एयरफोर्स का यह 6 सीटर तियारा अपना सफ़र तय कर रहा था। मुझे बांधकर मरहट्टा फौजी अफसर कॉकपिट की पिछली सीट पर बैठा पायलट और मुआवन पायलट से कुछ गुफ्तगू कर रहा था जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो बार बार खिड़की के शीशे में से नीचे देख रहे थे। नीचे वीरान इलाका शुरू हो गया था। शहर हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। मैं तो यही सोचे बैठा था कि ये लोग मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद लिए जा रहे हैं। जब 1 घंटे तक हवाई जहाज़ परवाज करता रहा और नीचे किसी शहर के आसार दिखाई ना दिए तो मुझे कुछ तशवीश हुई कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने शीशे में से नीचे देखा। नीचे सहरा शुरू हो गया था। यकीनन ये राजस्थान का सहरा था। हवाई जहाज़ ने सहरा के ऊपर एक चक्कर लगाया। फौजी अफसर और पायलट में खुसर फुसर ज़्यादा तेज़ हो गई। पायलट ने अंगूठे से नीचे की तरफ इशारा किया। मराठा फौजी एकदम से सीट पर से उठकर मेरे पास आ गया। उसने मेरी रस्सी खोल दी और पिस्तौल की नाली मेरे कान से लगा दिया। या अल्लाह खैर, ये लोग क्या करने वाले हैं। मुआवन पायलट भी अपनी सीट छोड़कर हमारे पास आ गया। फिर उसने पायलट के साथ वाली दीवार में लगी हुई एक बुक को ऊपर उठाया और जहाज़ में तेज़ हवा का बगोला घुसाया। जहाज़ की दीवार एक जगह से थोड़ी सी ऊपर उठ गई थी। यह कोई खुफिया दरवाज़ा था। मराठे फौजी ने पिस्तौल की नाली को मेरी कनपट्टी पर दबाते हुए चिल्लाकर हुक्म दिया, बाहर कूद जाओ। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मौत मुंह फाड़े मेरे सामने खड़ी थी। हवाई जहाज़ की तकरीबन निस्फ ऊपर को उठी हुई दीवार में से नीचे छोटे छोटे शहरी टीले और जंगली झाड़ियों के निस्वारी धब्बे मुझे निगलने को तैयार थे। मराठे फौजी अफसर का पिस्तौल मेरी कनपट्टी से लगा था। वो मुझे नीचे धक्का भी दे सकता था, लेकिन वो चाहता था कि मैं खुद बाहर छलांग लगा दूँ। यह बड़ी अजियतनाक मौत थी। हवाई जहाज़ काफ़ी बुलंदी पर उड़ रहा था। मुझे मालूम था कि अगर मैं बाहर कूद गया या ज़मीन पर धक्का दिया गया तो ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही तेज़ हवा के थपेड़े मेरी खाल उड़ा देंगे। 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरे बचपन के सैकड़ों वाक़यात मेरी आंखों में घूम गए। अब सिर्फ खुदा की ज़ात ही मुझे मौत के मुंह से बचा सकती थी। फिर जहाज़ के इंजन में से एक भयानक चीख की आवाज़ निकली और जहाज़ ने एक झकोरा खाया। मैं और फौजी अफसर पीछे सीटों पर गिर पड़े। कॉकपिट में पायलट की घबराई हुई आवाज़ बुलंद हुई। फौजी अफसर हड़बड़ाकर उसकी तरफ लपका। मैंने देखा कि जहाज़ के एक हिस्से को आग लग चुकी है। हवाई जहाज़ एक तरफ को झुक गया था और तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा था। दोनों पायलट जहाज़ को कंट्रोल करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। मैं सीटों के दरमियान सहमा बैठा खुदा से अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा था। देखते ही देखते दूसरे इंजन से भी दिल खराश आवाज़ों के साथ गाढ़ा सा धुआं निकलने लगा। फौजी अफसर और पायलट चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को पुकार रहे थे। हवाई जहाज़ ज़मीन के करीब पहुंचकर एक बार फिर सीधा हुआ और ग्लाइडर की तरह एक तरफ को झुका झुका फिसलता चला गया। मैंने अपना सर घुटनों में दे लिया। फिर मुझे एक झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे ज़ोर से हवा में उछाल दिया हो। मेरी आंखें बंद थीं और मैंने अपने सर को दोनों हाथों में पकड़ रखा था। फिर मैं रेत के एक टीले पर घनी झाड़ियों में गिर पड़ा। यह सब कुछ 1 सेकंड से भी कम अरसे में हो गया था। मैंने घबराहट में आंखें खोलकर सबसे पहले अपने जिस्म को देखा। मैं जिंदा था। मेरे हाथ पांव सर और जिस्म के बाकी आज़ा सलामत थे। किसी जगह से खून तक नहीं निकला था। मेरे कपड़े ज़रूर फट गए थे और बाएं जानिब बाजू और टांग पर खराशियाँ आई थीं। मैं झाड़ियों से बाहर निकल आया। रेत के टीले के करीबी हवाई जहाज़ का मलबा धड़ाधड़ जल रहा था। उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और दोनों में आग लगी हुई थी। सियाह धुएं के बादलों में सुर्ख शोले ऊपर को लपक रहे थे। मुझे वहां जहाज़ का कोई आदमी जख्मी हालत में पड़ा नजर नहीं आ रहा था। शायद तीनों भारतीय फौजी भी जहाज़ के मलबे के साथ ही जल रहे थे। जलते हुए जहाज़ की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं कुछ फासले पर सहरी रेत के एक टीले के पास बैठ गया। मैंने एक बार फिर अपने आप का जायजा लिया। यह कुदरत का बहुत बड़ा करम था कि मैं बच गया था। मुझे कोई चोट तक नहीं आई थी। सिर्फ मेरा टखना चलते में दर्द कर रहा था और यह चोट पहले की लगी हुई थी। मेरे देखते ही देखते जहाज़ जल गया। अब उसके ढांचे में से सिर्फ धुआं ही उठ रहा था। मैं उसके करीब आ गया। तीनों आदमियों के जले हुए ढांचे मलबे में दबे पड़े थे। जो लोग मुझे जहाज़ से गिराकर हलाक करने आए थे वो खुद जहाज़ के साथ जलकर राख हो गए थे। मैंने अपना सर खुदा ताला के हुजूर झुका दिया
और उसका शुक्र अदा किया कि उसने अपने बेपनाह करम से मुझे मौत के मुंह से जाने से बचा लिया। मैंने रेत के टीले के ऊपर खड़े होकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जहाँ तक नज़र जाती थी एक बेकरां सहरा फैला हुआ था। इस सहरा में कहीं कहीं रेत के छोटे छोटे टीले से बने हुए थे, जिनकी ढलानों पर झड़ियाँ लगी थीं। रेत के जरे चमक रहे थे। फिजा में गर्मी थी, मगर यह गर्मी नाखुशगवार नहीं थी। इतना मुझे अंदाज़ा था कि यह राजस्थान की सरहद का शहरी इलाका है, लेकिन इस बात का तयन करना बहुत ज़रूरी था कि मैं अगर भारत की सरहद के अंदर ही हूँ तो पाकिस्तानी बॉर्डर वहाँ से कितने दूर है। अभी तक मुझे भारतीय सिक्योरिटी फोर्स की कोई जीप या ऊँट वगैरह नज़र नहीं आया था। मैंने पाँव सीधा करके अपने टखने को देखा। वो सूज गया था, हल्का हल्का दर्द मुसलसल हो रहा था। मैं लंगड़ा कर चलता हुआ टीले से नीचे उतरा। सबसे बड़ा मसला मेरे सामने पानी का था। कुछ खाए पिए बगैर मैं 2-3 दिन निकाल सकता था, लेकिन पानी के बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल था। अभी दिन का पहला पहर था। बहुत जल्द जब सूरज सर पर आ जाएगा तो सहरा की गर्मी और तपश नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। ताहम एक कमांडो की हैसियत से मेरा आज़म जवां था और मैंने सहरा में पेश आने वाले मसाइब का डट कर मुकाबला करने का अहद कर रखा था। जहाज़ के जले हुए ढांचे में से धुएं की आखिरी लकीर ऊपर को बुलंद हो रही थी। मेरे दिल को यकीन था कि जिस खुदाए बुजुर्ग को बरतर ने मुझे जहाज़ के इतने बड़े हादसे से बचा लिया है, वो सहरा में भी मेरी हिफाजत फरमाएगा और मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो जाऊंगा। ख़तरा सिर्फ भारत की सहराई सिक्योरिटी फोर्स का था कि कहीं उनके हत्थे ना चढ़ जाऊँ। सहरा में मुझे दूर से देखा जा सकता था और यहाँ कोई जंगल भी नहीं था कि जहाँ मेरी पहुँच हो सकता। सूरज के जाविये से मैंने सहरा में अपने सफ़र का एक खास रुख मुतय्यन कर लिया था। मेरे हिसाब से इस रुख पर आगे मेरे वतन पाक की सरजमीन शुरू हो जाती थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान के वश की तरफ बढ़ रहा था। मैं जहाँ बैठा था वहाँ टीले का साया था। ज्यों ज्यों सूरज बुलंद होता गया साया गायब होने लगा। मैं अल्लाह ताला का नाम लेकर उठा और शुमाल मगरब की तरफ चलना शुरू कर दिया। रेत नरम थी, टखना भी दर्द कर रहा था। चंद कदम ही चला था कि टखने का दर्द बढ़ गया। मैं वहीं बैठ गया। मैं धूप में था। मेरे सामने हद्दे निगाह तक रेत का गैर हमवार समंदर फैला हुआ था। रेत की चमक से अब आंखें दुखने लगी थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरे पास अगर कोई चीज़ थी तो वो सीधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मन का ही था, जो मेरे बाजू के साथ रुमाल में लिपटा बंधा हुआ था। धूप अब तेज हो गई थी। मैं उठकर लंगड़ाते हुए वापस उसी टीले की ओट में आकर बैठ गया जहाँ से चला था। टीले का साया बिल्कुल नहीं था। जब धूप की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी तो मैंने टीले के पहलू से रेत खोद कर एक खोसा बनाया और उसमें घुसकर बैठ गया। यह जगह ठंडी थी, कदरे सुकून मिला। मैंने अपनी धोती का किनारा फाड़ कर उसकी पट्टी बनाई और अपने टखने पर खूब कस कर बांध दिया। दर्द में किसी हद तक इफाका हो गया था। रात को इंडियन फौजियों ने मुझे पतली दाल और एक सूखी रोटी खाने को दी थी। अब मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। मेरे पास आसपास सिवाय तपती हुई रेत के और कुछ भी नहीं था। मुझे ख्याल आया कि रेत के टीलों पर यूं हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूँगा। मुझे हिम्मत करके चलना चाहिए, शायद आगे कोई सहराई गाँव मिल जाए। धूप इस कदर तेज हो गई थी कि चलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसके बावजूद मैं कुछ देर आराम करने के बाद खो से निकल आया और एक बार फिर मैंने खास रुख पर चलना शुरू कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ा कर चढ़ रहा था। मेरे पाँव रेत में धंस रहे थे, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैंने हिम्मत न हारी और रेत के टीले से काफ़ी दूर निकल आया। पसीना बह रहा था और बुखारात बनकर भी उड़ रहा था। सहराई धूप ने मेरे जिस्म का पानी खुश्क करना शुरू कर दिया था। यह सहराई मौत का पहला अमल था। दोपहर के बाद मेरी हालत गैर होना शुरू हो गई। मैं धूप में झुलसते हुए सहरा में बहुत आगे निकल आया था, मगर चारों तरफ सहराई यकसानियत के बावजूद मुझे महसूस होने लगा कि मैं जहाँ से चला था अभी तक वहीं पर हूँ। तेज़ धूप ने मेरे जिस्म का पानी खुश्क कर दिया था। प्यास ने मेरे जिस्म में सूखे कांटे बिछा दिए थे। होंठ खुश्क होकर पत्थर हो रहे थे। टखने की तकलीफ बढ़ गई थी। मेरे बाएं जानब रेत का एक ऊंचा उभार सा था। मैं गैर शौरी तौर पर उस तरफ चल दिया। मैं अब रेंग कर आगे बढ़ रहा था। रेत के उभार के ऊपर आया तो दूसरी तरफ मैंने नशे में एक शुतर सवार को देखा, जो कि राजस्थानी टाइप की बड़ी सी पगड़ी बांधे ऊँट पर सवार है और ऊँट आहिस्ता आहिस्ता मशरक़ की तरफ चला जा रहा है। यह मंजर मेरे लिए जन्नत से कम नहीं था। इस बात से बेनियाज हो चुका था कि कहीं यह भारतीय बॉर्डर फोर्स का मुखबर न हो। मैंने अपने जिस्म की बची कुची ताकत जमा करके उसे पुकारा। मेरी आवाज़ ऐसी थी
जैसे कोई कमज़ोर और नहीफ जानवर नज़ा के आलम में आखिरी बार चिल्लाया हो। चौधर सवार ने मेरी आवाज़ सुन ली थी। उसने ऊँट को रोककर मेरी तरफ गर्दन घुमा कर देखा। मैंने ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाया। वह ऊँट से उतरा और मेरी तरफ बढ़ा। ये एक कोली जात का हिंदू था। उसने मुझे अपने ऊँट पर बिठाया और अपने गांव में ले गया, जो वहां से 10-15 मिनट के सफ़र पर था। उसने मुझे पीने के लिए दूध दिया। उसके बीवी बच्चे भी मेरे गिर जमा हो गए। गांव में चंद एक कच्चे मकान थे। मैंने अपने आप को हिंदू ब्राह्मण बताया, जो अपने बड़े भाई के साथ सहरा में शिकार पर आया था, कि अपने भाई से बिछड़कर सहरा में रास्ता भूल गया। इन हिंदुओं ने मेरी बड़ी खिदमत की। मेरे टखने पर तेल की मालिश की गई। मैं 2 दिन से इनके साथ था। इस दौरान इनसे सब कुछ मालूम कर लिया। मैं पाकिस्तानी सरहद से 5 मील के फासले पर था। वहाँ से आगे बल्हार नामी एक गांव था, जो भारतीय सरहद का आखिरी गांव था। ये कोली जात के हिंदू इंडियन बॉर्डर फोर्स के जवानों के लिए हफ्ते में 2 बार घी और दूध लेकर जाते थे और वहाँ से अनाज लेकर वापस आते थे। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी खोई हुई सेहत वापस आ गई। टखने की सोजन भी उतर गई। अब मैंने इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। मैं इन कोली जात के हिंदू में घुल मिल गया था और इनके ही कपड़े पहन लिए थे। मैंने अपने मौसन से कहा कि वो मुझे बल्हार गांव अपने साथ ले चले। मैं वहां से किसी फौजी गाड़ी में सवार होकर शहर पहुंच जाऊंगा। 2 हिंदू कोली जब घी और दूध के कनिस्तर ऊँटों पर लाद कर बल्हार बॉर्डर पोस्ट की तरफ रवाना हुए, तो मैं भी उनके साथ एक ऊँट पर सवार था। हम पूह फटने से पहले ही रवाना हुए थे। दिन चढ़ा तो दूर बल्हार का छोटा सा गांव दिखाई दिया। मुझे यह भी मालूम था कि इंडियन बॉर्डर फोर्स की 2 चौकियां गांव के मगरब में बनी हुई हैं और शुमाल की तरफ से रही खुश्क दरख्तों का एक छोटा सा जंगल है, जो पाकिस्तानी सरहद पर ख़त्म होता है। मेरा उस जंगल में दाखिल होने का प्रोग्राम था। गांव पहुंचकर मेरे साथी हिंदू कोली तो अपने काम में लग गया और मैं एक मकान के छप्पर तले बिछी हुई चारपाई पर बैठकर माहौल का गहरी नज़र से जायजा लेने लगा। शुमाल की जानब वैरान सहरा फैला था। मुझे दूर दरख्तों की एक लकीर नजर आ रही थी। यही वो जंगल था जिसका दूसरा किनारा पाकिस्तानी सरहद के साथ जा लगता था। मेरे साथी अगले रोज़ वापस जाने वाले थे। दिन में उन्होंने बॉर्डर फोर्स की चौकियों में जाकर दूध और घी वगैरह दे दिया। शाम को सहरा में ठंडक हो गई तो वो एक जगह लौ जलाकर बैठ गया और नारियल पीते हुए बातें करने लगे। रात को सब खाना खाकर छप्पर के नीचे सो गया। सहरा में रात बड़ी जल्दी पड़ जाती है और सर्दी भी हो जाती है। सीधी सादी जिंदगी बसर करने वाले ये शहरी लोग थे। लेटते ही खराटे लेने लगे। मैं जाग रहा था। आधी रात करनी मेरे लिए मुश्किल हो गई। खुदा खुदा करके जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो मैं चारपाई से चादर हटाकर उठा, चादर अपने जिस्म पर लपेटी और अल्लाह के भरोसे रात के सन्नाटे में उस तरफ चल पड़ा जिधर भारतीय सहरा का आखिरी खुश्क और वीरान जंगल था। सहराई रात खुनाक और खामोश थी। रेत के टीलों की ओर से होकर गहरे खड्डों से गुजरता हुआ मैं आखिर जंगल में पहुंच गया। खुदा जाने ये किस किस्म के जंगल थे कि भूतों की तरह शाखें फैलाए खड़े थे। किसी शाख पर कोई पत्ता तक नहीं था। अब मैं बेहद मोहतात होकर चल रहा था। ज़रा सी आहट पर फौरन किसी दरख्त की ओट में होकर बैठ जाता। ये सारा इलाका इंडियन बॉर्डर फोर्स की अमलदारी में था। जंगल में काफ़ी दूर तक चलते रहने के बाद मुझे किसी गाड़ी की रोशनी और इंजन की आवाज़ आई। मैं भागकर एक दरख्त के पीछे गड्ढे में उतर गया और उसके ढलान पर लेटकर थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर देखने लगा। दरख्तों के नीचे एक रास्ता सा बन गया था। उस रास्ते के आखिरी किनारे पर मुझे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। मैंने सर नीचे कर लिया। गाड़ी तेज़ी से चली आ रही थी। जब वह कुछ ऊपर से गुजर गई तो मैंने सर उठाकर देखा। यह बॉर्डर फोर्स की गाड़ी ही हो सकती थी। उसकी छत पर सब्ज बत्ती जल रही थी। जब गाड़ी दूर चली गई तो मैंने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया। खुदा खुदा करके जंगल के टेढ़े डरौने खुश्क दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हुआ। मैं आखिरी दरख्त के पास आकर रेत पर लेट गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, जिनकी हल्की रोशनी में सहरा दूर तक फैला नजर आ रहा था। अगर कोली हिंदू की इतला पकी थी तो यहाँ से आगे पाकिस्तान का इलाका शुरू होता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मैं उठा और झुक कर चलने लगा। एक जगह मुझे रेत में ईंटों की एक छोटी सी ढेरी उभरी हुई नजर आई। यह बॉर्डर का निशान ही हो सकता था। मैं आगे निकल गया और झुके झुके भागना शुरू कर दिया। अपने अंदाजे के मुताबिक मैं गैर जानबदार पट्टी से गुजर रहा था। रेत में मुझसे पूरी तरह भागा नहीं जा रहा था। आगे जाकर रेत सख्त पत्थर की तरह हो गया। मैं तेज दौड़ने लगा। अचानक मेरे पीछे या आगे फायर हुआ। यह राइफल का फायर था। मैं रेत पर लेट गया और आगे को जितनी तेज रेंग सकता था रेंगने लगा।
एक और फायर हुआ। यह फायर मेरे सामने से आया था। या खुदा, क्या इंडियन बॉर्डर अभी आगे है। आगे एक रेत का घड़ा सा आ गया। मैंने उसमें छलांग लगा दिया। अब मशीन गन का बरस्ट मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। किसी ने यकीनन मुझे देख लिया था। फिर टॉर्च की रोशनी हुई और मैंने अपना सांस रोक लिया। दूसरे इलम में एक ऊंट गड्ढे के किनारे पर आकर रुक गया और उस पर सवार किसी फौजी ने हुक्म दिया, हथियार फेंक कर बहरा जाओ। यह जुमला सिंधी ज़बान में बोला गया था। मेरा माथा ठनका, क्योंकि यह पाकिस्तानी सिंध की ज़बान थी। मैंने चिल्लाकर पूछा, क्या मैं पाकिस्तानी सरजमीन पर हूँ? फौजी ने उखड़ लहजे में कहा, बकवास बंद करो और बाहर निकलो। मैंने हाथ खड़े कर दिए और गड्ढे से निकल आया। अब मैंने देखा कि पीछे भी एक ऊँट खड़ा था। दोनों ऊँटों पर दो फौजी सवार थे। रात के अंधेरे में मुझे उनकी वर्दियों का सही रंग मालूम नहीं हो रहा था। मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया कि क्या मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर हूँ, जिसका मुझे कोई जवाब न दिया गया। पिछले ऊँट वाला फौजी ऊँट को बिठा कर नीचे उतर आया। उसके हाथ में मशीन गन थी। उसने नाल का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, ऊँट पर बैठो। वो रस्सी से मेरे हाथ पीछे बांधने लगा तो मैंने उसकी पाकिस्तानी वर्दी को पहचान लिया।